हेलो फ्रेंड्स, कपास की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती में आपका मोस्ट वेलकम है। और आज की इस वीडियो पर हम कॉटन की A to Z जानकारी शेयर करने वाले हैं, जैसे अनुकूल समय, खेत की तैयारी किस प्रकार करना चाहिए, कपास की फसल पर कैसी मिट्टी और कैसा क्लाइमेट्स जलवायु टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। और साथ ही हम बात करेंगे इम्प्रूव हाइब्रिड वैरायटी जिनका उपज उत्पादन प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है। और साथ ही बेसल डोज खाद के बारे में हम बात करने वाले हैं, कीटों की रोकथाम, फंगस की रोकथाम एवं स्प्रे शेड्यूल, फर्टिगेशन का शेड्यूल और साथ ही जो बैक्टीरिया विल्ट यानी उकठा रोग की आप किस प्रकार रोकथाम कर सकते हैं, कपास का उत्पादन कितना होता है और कपास की वो सभी समस्याएं आने वाली, कपास की खेती करते समय जब आप खेती करते हैं तो आने वाली संपूर्ण समस्याओं का समाधान आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। और साथ ही कपास की खेती आप वैज्ञानिक तरीके से कम लागत पर उन सभी कीटों को आप कैसे रोक सकते हैं और ज़्यादा मुनाफा आप कपास की खेती से कैसे निकाल सकते हैं। यदि आप एक नए और युवा फार्मर हैं तो आपको कपास की खेती किस प्रकार करना चाहिए, वो कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको ध्यान में रखकर यदि आप कपास की खेती करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा मिलने वाला है। और यदि आप पिछले काफ़ी सालों से भी कपास की खेती करते आ रहे हैं और आपको उतना अच्छा उत्पादन प्रोडक्शन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि पिछला जो हमने एनालाइज निकाला कुछ सालों का, किसान भाइयों को उतना अच्छा प्रोडक्शन उत्पादन नहीं मिल पा रहा है, तो कपास की खेती से आप कम से कम लागत पर किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रोडक्शन उत्पादन निकाल सकते हैं। वे कौन सी ज़रूरी बातें हैं जो कपास की खेती करते समय किसान भाइयों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, तो इन सभी बातों को हम डिटेल से समझते हैं और कपास की फसल पर आने वाली संपूर्ण समस्याओं का समाधान आपको इस वीडियो पर मिलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार और भाई आप देख रहे हैं एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। कृषि कार्य से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुकूल समय। तो जो अनुकूल और सूटेबल जो टाइम है, अप्रैल, मई और जून महीने पर आप कपास यानी नरमा की खेती कर सकते हैं। अप्रैल जो महीना है, अप्रैल मई काफ़ी बेस्ट माना जाता है कपास की बुआई करने का। जो टाइम है काफ़ी सूटेबल रहता है। कुछ ऐसी वैरायटी हैं जिनको आप जून महीने पर भी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं तापमान। तो जो टेम्परेचर है कपास की फसल पर 21 डिग्री सेल्सियस से लेके 35-36 डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर है काफ़ी अनुकूल माना जाता है कपास की फसल के लिए। भूमि यानी सॉइल, तो जो मृदा का पीएच मान है 5 से लेकर 6.5 तक, यह जो वैल्यू है काफ़ी बेस्ट मानी जाती है। और वहीं अनुकूल सॉइल यानी मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी पर इसका उत्पादन काफ़ी अच्छा रहता है। चिकनी दोमट एवं जल निकास की जो व्यवस्था होनी चाहिए, यानी बरसात का पानी हो जाने के बाद भूमि पर, खेतों पर पानी एकत्रित ना हो, जल निकास की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल पर जितनी ज़्यादा रहेगी, उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाली मिट्टी पर आप कॉटन की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। कपास खरीफ सीजन की एक नगदी फसल है जिसे कपास, कॉटन, नरमा और व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में भारत ही इकलौता मात्र एक ऐसा देश है जहां पर कपास की सबसे ज़्यादा खेती, कपास का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन निकाला जाता है। भारत में लगभग 9.4 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर कपास की खेती की जाती है। और वहीं राज्य की बात करें तो गुजरात पर सबसे ज़्यादा कपास उगाया जाता है। महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों पर कपास की खेती की जाती है। कपास ग्रेडिंग के आधार पर जो धागा बनता है वह ए ग्रेडिंग कपास पर रेट अच्छा मिलता है और 5 से 6 सेंटीमीटर लंबा रेशा वाला कपास ए ग्रेड की श्रेणी में आता है। कपास की प्रजातियों का वर्गीकरण, तो जैसे बीटी कॉटन, संकर कपास और देसी कपास जैसी श्रेणी आती हैं। तो बीटी कॉटन हाइब्रिड के बारे में बात करते हैं जिनका उपज उत्पादन काफ़ी अच्छा है। राशि की 773 वैरायटी एवं राशि की 776 बीटी कॉटन, राशि की 650 बीटी कॉटन एवं यूएस एग्री सीड्स की 51 और अजय की 555 बीटी कॉटन जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। अगले और नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल। तो कपास की फसल बुआई से लेके अंत तक, हार्वेस्टिंग तक 150, 160, 165 दिन के आसपास का टाइम लगता है। और कपास की जो लाइफ साइकिल है यह वैरायटी के आधार पर भी
निर्भर करती है। बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, उत्पादन यानी प्रोडक्शन। तो आप 14 से लेकर 16 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन निकाल सकते हैं, लेकिन पिछले काफ़ी सालों से उत्पादन काफ़ी घटा है। कुछ ऐसी बीमारी, कुछ ऐसे फंगस जनित बीमारी के चलते कपास की जो क्वालिटी है, उत्पादन है, काफ़ी कमज़ोर निकला है। तो उन्हीं समस्याओं का समाधान और सस्ते खर्च पर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट देने वाली दवाइयों के बारे में, खादों के बारे में इस वीडियो पर आपको जानकारी मिलने वाली है। एवं कॉटन की खेती करते समय कौन सी सावधानी रखनी है और वे ज़रूरी काम जो आपको उत्पादन बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। तो गहराई में चलने वाले हल से आपको पहली जुताई कराना है एवं उसके बाद कल्टीवेटर से पाटा लगवा कर खेत को एकदम सपाट कर लीजिए और 1 एकड़ पर 3 से 4 ट्राली पकी हुई देसी गोबर की खाद को पूरे खेत में बिखेर कर रोटोवेटर से खेत को समतल करा लीजिए आपका खेत, आपका फार्म पूरी तरह से प्रिपरेशन पूरी तरह से तैयार हो गया। पर एकड़ सीड्स की रिक्वायरमेंट, तो यह डिस्टेंस पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर करता है। आपको 1 एकड़ पर 800 से 900 ग्राम प्रति एकड़ की दर से सीड्स की आवश्यकता पड़ती है। बात करते हैं प्लांट टू प्लांट एंड लाइन टू लाइन डिस्टेंस कितना रखना है। तो पौधे से पौधे की आपको दूरी रखनी है लगभग 2 फीट और लाइन से लाइन की दूरी आपको रखनी है 3 फीट। यह डिस्टेंस काफ़ी अच्छा माना जाता है। एवं बात करते हैं बुआई, तो आपको एक एक बीजों की बुआई करनी है और आपको बुआई करते समय जो आप गड्ढा खोद रहे हैं उस गड्ढे पर आपको 15 ग्राम DAP, 15 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 15 ग्राम MOP इन सभी का मिश्रण तैयार करके प्रति गड्ढे की दर से आप दीजिए और एक एक बीजों की बुआई कर दीजिए। आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। बजाय आप यदि जब कई किसान भाई क्या करते हैं कि खेत तैयार करते समय SSP, MOP, DAP को पूरे खेत में बिखेर कर रोटोवेटर से खेत को समतल कराते हैं, उसके बाद ही किसान भाई क्या करते हैं, बुआई करते हैं। लेकिन जब आप बुआई कर रहे हो तो छोटा सा गड्ढा खोद कर जहां आपको बीजों की बुआई करनी है वहीं पर आप यह मिश्रण यानी DAP, SSP और MOP का मिश्रण देकर आप बुआई करें। काफ़ी आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। यह जो बेसल डोज है ये काफ़ी सस्ते पर काफ़ी अच्छा काम करने वाला है। यदि आप इस प्रकार बेसल डोज को देकर बुआई करते हैं तो यकीन मानिए उपज उत्पादन पिछले सालों की तुलना पर काफ़ी बढ़ जाएगा। अगले टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं खाद का शेड्यूल। तो पहली खाद बुआई से जब हमारी कपास की फसल 35 से 40 दिन की होती है तो 40 किलोग्राम यूरिया और उसके साथ 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट को, इन दोनों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर आपको सिंचाई कर देना है प्रति एकड़ की दर से। सेकंड खाद जब हमारी कपास की फसल बुआई से लगभग 65 से 70 दिन की होती है तो 30 किलोग्राम यूरिया और 1 बोरी SSP सिंगल सुपर फास्फेट पाउडर फॉर्म वाली और 8 किलोग्राम सागरिका CBD एक्सट्रैक्ट को, इन तीनों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर आप सिंचाई कर दीजिए। थर्ड खाद जब हमारी कपास की फसल बुआई से 90 से लेकर 120 दिन के मध्य होती है तो हमको तीसरी खाद देनी चाहिए मैग्नीशियम सल्फेट 5 किलोग्राम और किसी अच्छी कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 5 किलोग्राम और साथ ही NPK 05234 4 किलोग्राम। इन तीनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास देकर आप सिंचाई कर दीजिए। बहुत ही शानदार तरीके से आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। हमारी कपास की फसल पर ये था खाद का शेड्यूल। लेकिन जो किसान भाई ड्रिप पर खेती कर रहे हैं तो 0 दिन से लेकर 50 दिन तक NPK 19-19-19 12-61-0 जैसी खादों को आप छोड़ सकते हैं और 50 दिन से लेकर 80 दिन तक की फसल पर आप ड्रिप से 05234 13-40-13 जैसी खादों को आप छोड़ सकते हैं। इसके अलावा 80 दिन के बाद आप अपनी कपास की फसल पर ड्रिप से जैसे 0050 13-045 05234 17-44 जैसी खादों को आप आवश्यकता अनुसार वीकली 2 से 3 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप ड्रिप पर छोड़ सकते हैं। ये था ड्रिप खाद का शेड्यूल। अब बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल के बारे में। तो कुछ समस्याएं भी आती हैं हमारी कपास की फसल पर। जैसे सबसे बड़ी समस्या आती है सफ़ेद मक्खी यानी वाइट फ्लाई, साथ ही हरा मच्छर और एफिड जैसिड के साथ साथ
पिंक बॉल वर्म यानी गुलाबी सुंडी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, जो हमारी कपास की फसल पर काफ़ी हद तक लगभग 50% तक ऐसे कीट और ऐसे इंसेक्ट और साथ ही पिंक बॉल वर्म से लगभग 50% तक उत्पादन कमजोर हो सकता है। कपास की फसल पर हम आपको 3 स्प्रे बताने वाले हैं जो कपास की फसल पर सस्ते पर बढ़िया रिजल्ट देने वाले कॉम्बिनेशन के बारे में बतला रहे हैं। फर्स्ट स्प्रे, जब हमारी कपास की फसल बुआई से 40 दिन से लेकर 60 दिनों के मध्य होती है तो हमको पहला स्प्रे करना चाहिए। पहले स्प्रे पर हम फ्लोनिकामाइड 50%, WG इंसेक्टिसाइड 6 ग्राम और उसके साथ प्रोफेनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% EC 30 ml और साथ ही कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैंकोजेब 63% WP 40 ग्राम, इन तीनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे कर देना है। सेकंड स्प्रे, जब हमारी कपास की फसल 70 से 80 दिन की होती है बुआई से तो हमको डाइफेंथ्यूरॉन 25% प्लस पाइरिप्रॉक्सीफेन 5%, SE 35 ml और साथ ही थायोफेनेट मिथाल 70%, WP फफूंदनाशक को 40 ग्राम लेना है और साथ ही मोनोक्रोटोफॉस 36% जो SL फॉर्म में आती है 30 ml लेना है। इन तीनों को मिक्स करना है, 15 लीटर पानी में घोल करके आप स्प्रे कर देना है। हम आपको टेक्निकल बेस बता रहे हैं, आप किसी भी बेस्ट कंपनी जो आपको बढ़िया लगे आप उस कंपनी के प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। बात करते हैं थर्ड स्प्रे के बारे में। तो जब हमारी कपास की फसल 100 से लेकर 110 दिन के आसपास की होती है तो हमको तीसरा स्प्रे करना चाहिए। तीसरे स्प्रे पर हम स्पाइनोसेड 45% जो SC फॉर्म में आती है इंसेक्टिसाइड 7 ml लेना है। डाइफेंथ्यूरॉन इंसेक्टिसाइड जो 50% WP फॉर्म में आती है 20 ग्राम लेना है और प्रोपिनेब 70% WP फफूंदनाशक को 40 ग्राम लेना है। इन तीनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे कर देना है। ये थे कपास की फसल पर 3 सबसे बेस्ट बढ़िया स्प्रे जो आप कपास की फसल पर यदि स्प्रे करते हैं तो सफ़ेद मक्खी, हरा मच्छर या फिर जैसेड और साथ ही पिंक बॉल वर्म के साथ साथ लगने वाले सही प्रकार के फंगस, सही प्रकार के कीटों को आप आसानी से रोकथाम कर सकते हैं। कपास की फसल पर यदि फल फूल ड्रॉप हो रहे हों तो आप पैक्लोबुटराजोल जो 40% SC आती है 15 लीटर पानी में 3 ml की दर से स्प्रे कर सकते हैं, या फिर जो अल्फा नेफ्थिल एस्टिक एसिड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आती है 15 लीटर पानी में 4 ml की दर से स्प्रे कर सकते हैं। यदि कपास के पत्ते लाल हो रहे हैं तो समझ लीजिए मैग्नीशियम की डिफिशियंसी है। तो मैग्नीशियम की पूर्ति करने के लिए आप चाहें तो मैग्नीशियम सल्फेट को जड़ों के पास दे सकते हैं या फिर आप चिलेटेड मैग्नीशियम का स्प्रे भी ले सकते हैं। यदि कपास की फसल पर इनकेस पीलापन नज़र आ रहा है तो आप घुलनशील खाद 19-19-19 का स्प्रे भी ले सकते हैं। 15 लीटर पानी में 100 ग्राम की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। अगले और नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं बैक्टीरिया विल्ट, जिसे हम उकठा रोग के नाम से भी जानते हैं। तो हम अचानक देखते हैं कि हमारा कपास का पौधा फलता फूलता पूरा सूख जाता है, तो उसकी रोकथाम करने के लिए यानी बैक्टीरिया विल्ट की रोकथाम करने के लिए आप ट्राइकोडर्मा फंगस के साथ गुड़ को मिक्स करके आप जड़ों के पास छोड़ सकते हैं। मान लीजिए आप सिंचाई कर रहे हैं तो 500 ml ट्राइकोडर्मा फंगस को ले लीजिए और गन्ने का गुड़ 2 किलोग्राम, इन दोनों को घोल करके आप जड़ों के माध्यम से दे दीजिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट परिणाम मिलेंगे। या फिर थायोफेनेट मिथाइल 70% फफूंदनाशक की भी यदि आप ड्रिंचिंग करेंगे तो बैक्टीरिया विल्ट यानी उकठा रोग पर काफ़ी हद तक कंट्रोल पा सकते हैं। इस वीडियो पर हमने कपास की फसल पर टॉनिक का जिक्र नहीं किया है और ना ही प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का जिक्र किया है। यदि आप अपनी कपास की फसल पर कम से कम लागत पर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्रोडक्शन निकालना चाहते हैं तो आप सिंचाई पर एवं खाद का शेड्यूल पर स्पेशल विशेष ध्यान रखिए और सिंचाई का जो मैनेजमेंट है काफ़ी सुधार कर रखिए। आवश्यकता अनुसार सिंचाई करिए और समय समय पर खादों का डोज चलाइए। यकीन मानिए आपको प्लांट ग्रोथ प्रमोटर की एवं टॉनिक की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। कुछ इस प्रकार यदि आप कपास की खेती करेंगे तो कम से कम लागत पर आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा उत्पादन प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो पर हमने कपास की उन्नत खेती की A to Z जानकारी शेयर की। यदि आप कृषि कार्य से जुड़ी इसी प्रकार की और भी नई जानकारी पाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एवं अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट advanceagriculture.in पर भी विजिट कर
सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मैं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार, मिलते हैं कुछ और इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय जवान जय किसान।